नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट। आज बात करेंगे राणा सांगा और राणा कुंभा के भारतीय इतिहास में क्या भूमिका रही है। जी हाँ दोस्तों, राणा सांगा और राणा कुंभा पर एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट था या कंटेंट जितना था वो इतना ज्यादा लेंथी कंटेंट नहीं था कि दोनों पर सेपरेटली बात करें। तो दोनों को एक साथ हम आज और बेसिकली आपका जो सिलेबस है उसमें टॉपिक में भी दोनों को एक साथ ही दिया गया है। तो दोनों ही इन शासकों को हम एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। लेक्चर नंबर 21 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 20 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है ना। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस चल रही है 1 बाय 1 करके। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा और भी ऑलमोस्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इस प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, बीए फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक के। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रज्ञान हिंदी के नाम से नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर अभी फिलहाल करंट अफेयर का सेशन चल रहा है और टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज के नाम से वन लाइनर क्वेश्चन वाली सीरीज मैंने वहां पर कवर की है, जहां पर आई थिंक कि 4000 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूं। वहां पर 5000 कंप्लीट करना है, तो उसे कुछ दिनों के लिए अभी उस सीरीज को होल्ड किया गया है। करंट अफेयर का सेशन अभी चल रहा है आपके डिमांड पर ही, तो जाके ज्वाइन कीजिएगा। और इसके बाद में जैसे ही स्टूडेंटों के सही साथ ट्रैफिक बन जाता है इस चैनल पर प्रज्ञान हिंदी पर, तो जो आप सब्जेक्ट ये देख पा रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट डिटेल में नोट्स के साथ में कवर करेंगे यहीं पे, ठीक है ना। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, एथिक्स, ये सारे सब्जेक्ट होंगे, जो कि यूट्यूब के फ्री प्लेटफॉर्म पर एक चैनल पर इतने सारे सब्जेक्ट मिलना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट डिटेल में और कंप्लीट आपको एक चैनल पर नहीं मिलेंगे जो फ्री पढ़ा रहा हो, लेकिन मैं यहां पर आपको प्रज्ञान चैनल पर देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आज के सेशन में। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आपका सेकेंड यूनिट जो है अभी चल रही है, सेकेंड यूनिट ही चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास में राणा कुंभा और राणा सांगा की भूमिका, ठीक है। सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक आज होने जा रहा है। इसके बाद में थर्ड टॉपिक पर मूव करेंगे। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट में जरा जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे आज। तो टेबल ऑफ कंटेंट में दो ही टॉपिक है, जैसे मैं बता ही चुका हूं कि भारतीय इतिहास में पहले तो हम बात करेंगे राणा कुंभा की भूमिका, उसके बाद भारतीय इतिहास में राणा सांगा की भूमिका। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो एक एक करके इन शासकों को जरा पढ़ते हैं, समझते हैं। दोस्तों अब बात चल रही है भारतीय इतिहास की, लेकिन एक बात आप और विशेष रूप से याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में अब हम जो है उस पड़ाव पर आ चुके हैं जब प्राचीन इतिहास का जो मेन पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, प्राचीन इतिहास का, है ना। और प्राचीन इतिहास के बाद में जो मध्यकालीन इतिहास है, तो मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास के बीच का, या ऐसा मान सकते हो आपकी मध्यकालीन इतिहास का जो प्रारंभिक समय रहा है उसी प्रारंभिक दौर में अभी हम चल रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही हम दिल्ली सल्तनत का या दिल्ली सुदृढ़ीकरण की जब चर्चा करेंगे, वहां से हमारा एक्चुअल मध्यकालीन वाला पार्ट स्टार्ट होगा। तो मध्यकाल पूर्व की जो शासन व्यवस्थाएं रही हैं उन्हीं पर अभी हम फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। क्लियर हो पा रहा है ना आप लोगों को। चलिए तो बात करते हैं भारतीय इतिहास में राणा कुंभा की भूमिका एज ए स्टोरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय जरा जान ले कि राणा कुंभा एक्चुअल में थे कौन। तो दोस्तों राणा कुंभा जो है महाराजा कुंभा, जिन्हें महाराणा कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। किस नाम से? महाराणा कुंभकर्ण के नाम से भी, ठीक है। 1433 से लेकर के 1468 तक मेवाड़ के शासक रहे हैं दोस्तों, ये मेवाड़ के शासक, ठीक है ना। महाराणा कुंभकर्ण के नाम से भी जाने जाते हैं। 1433 से लेकर 1468 तक इन्होंने शासन किया। ये शासक कहां के थे? तो ये राजस्थान मेवाड़ के शासक थे। इनका जन्म जो है 1423 ईस्वी में हुआ था और वे महाराणा मोकल के पुत्र थे। इनके पिता का नाम महाराणा मोकल हुआ करता था। अपने 35 वर्ष के शासनकाल में उन्होंने मेवाड़ को राजनीतिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध बनाया था। ये है इनका एक सामान्य सा परिचय, जिसमें आपको फोकस करना है कहां पर, उनका जन्म कब हुआ था? 1423 ईस्वी में। उन्होंने शासन कब से कब तक किया? 1433 से 1468 तक उन्होंने शासन किया। ये कहां के शासक रहे हैं? तो राजस्थान मेवाड़ के ये प्रमुख शासक रहे हैं। इन्होंने अपने पूरे शासनकाल में मेवाड़ या कहे कि राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र की उन्नति में या समृद्धि में ही अपने शासन व्यवस्था को चलाया है, या कहे कि अपने शासन व्यवस्था के समय में इन्होंने
संपूर्ण राजस्थान या कहें कि संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र के राजनीतिक, सांस्कृतिक या स्थापत्य की दृष्टि से उस क्षेत्र को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक सामान्य परिचय था। आइए अब जरा चर्चा करते हैं इनके सैन्य उपलब्धियों की। जी हाँ दोस्तों, महाराणा कुंभकर्ण या महाराणा कुंभा की सैन्य उपलब्धियों की यदि बात की जाए तो महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं, कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं इन्होंने, और उनमें विजय भी प्राप्त की है। महाराणा कुंभा ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, उनमें विजय भी प्राप्त की है। 1437 में मालवा के सबसे महत्वपूर्ण अगर युद्ध की बात करें तो इनके द्वारा महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था मालवा के सुल्तान के साथ में। क्या नाम था मालवा के सुल्तान का? महमूद खिलजी। क्या नाम था दोस्तों? महमूद खिलजी। नाम याद रखिएगा, इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, महमूद खिलजी, जो कि मालवा का सुल्तान था। इसको हरा करके मालवा पर इन्होंने जो है विजय हासिल की थी, और इन्होंने इस जीत पे जो मालवा को जीता था, तो इस जीत की याद में उन्होंने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का भी निर्माण किया था, विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। जी हाँ, जब इन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को युद्ध में परास्त किया और मालवा पर जो है अधिकार किया या अपने साम्राज्य का विस्तार मालवा तक किया, तो उस जीत की याद में ही उन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था। विजय स्तंभ जो आप मेरे पीछे पिक्चर में देख रहे हैं, यही है वो विजय स्तंभ जो चित्तौड़ में बनाया गया था, चित्तौड़ में इसका निर्माण किया गया। इसके अलावा उन्होंने नागौर, अजमेर, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी, खाटू और चाटूस जैसे सुदृढ़ किलों पर भी अपना अधिकार जमाया या उनको युद्धों में जीता। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि राणा कुंभा ने अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं, और उन युद्धों के बदौलत ही उन्होंने अपने साम्राज्य का भी अथक जो है विस्तार किया है। इस सबके अलावा मालवा और गुजरात के जो सुल्तान रहे थे, उन्होंने निरंतर रूप से लगातार बार बार कई बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन महाराणा कुंभा ने उन सभी आक्रमणों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनको परास्त करके और अपने मेवाड़ की स्वतंत्रता और अखंडता की अथक रक्षा की। तो ये थी उनके सैन्य उपलब्धियों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां। इसके अलावा अन्य तथ्य की बात करें कि स्थापत्य और सांस्कृतिक रूप से इनका क्या योगदान रहा है मेवाड़ को या राजस्थान को या संपूर्ण देश को, तो दोस्तों जब हम स्थापत्य सांस्कृतिक योगदान की बात करते हैं तो इस दृष्टि से भी महाराणा कुंभा ने कई महत्वपूर्ण स्थापत्य और सांस्कृतिक योगदान दिए हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। अब चूंकि जो दुर्ग हैं या जो भी स्तंभों का निर्माण किया जा रहा है, ये सब स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है, स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है। और जो भी आज हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, वर्तमान में जो भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है या जो भी ऐतिहासिक जो भी हमारे स्थल हैं, वो सब कहाँ की कब की देन है दोस्तों? तो वो या तो प्राचीन इतिहास की देन है या मध्यकालीन इतिहास की देन है। समझ रहे ना? तो उसी समय में 32 दुर्गों का महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया, जो कि स्थापत्य का एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ के जो किले बनवाए हैं, ये इन 32 किलों में या 32 दुर्गों में सबसे प्रमुख दुर्ग माने जाते हैं। ठीक है, चित्तौड़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग और अचलगढ़ का दुर्ग, ये इन 32 दुर्गों में सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग हैं। कुंभलगढ़ का किला उनकी स्थापत्य का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। कौन सा? कुंभलगढ़ का किला, ये कुंभलगढ़ वाला, जिसकी दीवार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। सोचिए आप लोग, पहली दीवार कौन सी है? चीन की। दूसरी सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? कुंभलगढ़ के किले की। किसने निर्माण करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो याद रखिएगा, कुंभलगढ़ के किले की दीवार है, जिसका निर्माण राणा या कहे कि महाराणा कुंभा ने करवाया था। इन्होंने चित्तौड़ में विश्वविख्यात विजय स्तंभ की भी स्थापना करवाई, जो कि उनके विजय का प्रतीक है। इसके अलावा यदि बात करें सांस्कृतिक योगदान की, तो संगीत राज जो उनका ग्रंथ है, यह सांस्कृतिक योगदान का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। संगीत राज उनका ग्रंथ है। ठीक है, संगीत राज के नाम का एक ग्रंथ है। तो एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि संगीत राज नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका ग्रंथ है राणा कुंभा का ग्रंथ है। इसे साहित्य की बात करें तो साहित्य में इसे कीर्ति स्तंभ माना जाता है दोस्तों।
साहित्य का इसको कीर्ति स्तंभ माना जाता है। वे नाट्य शास्त्र के ज्ञाता और वीणा वादन में भी बहुत कुशल थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनका पूरे शासन जो है स्थापत्य और सांस्कृतिक योगदान के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगले बिंदु में बात करते हैं इनका राजनीतिक दृष्टिकोण किस प्रकार का था। राजनीतिक दृष्टिकोण किस प्रकार का था, राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत बात करें तो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के आसपास के राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। गुजरात, राजस्थान, मालवा, दिल्ली के कुछ हिस्सों को जीत करके मेवाड़ राज्य में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने राजपूत राजनीति को एक नया रूप दिया, जिससे राजपूतों की शक्ति और संगठन में वृद्धि होने लगी। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टिकोण तो इनका बहुत व्यापक है। चंद शब्दों में मैं कुछ कंटेंट दे रहा हूं। इनका राजनीतिक दृष्टिकोण, चूंकि इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत ज्यादा युद्ध लड़े हैं और उन्हीं युद्धों के दौरान अपने राज्य का विस्तार भी इन्होंने बहुत ज्यादा किया है। ठीक है ना, जैसा मैंने अभी बताया कि राजस्थान में विशेष रूप से मेवाड़, ठीक है ना, तो राजस्थान का क्षेत्र मैक्सिमम राजस्थान का हिस्सा, उसके बाद गुजरात, मालवा, दिल्ली के कुछ हिस्सों को जीत करके तो इन्होंने जो है अपने साम्राज्य को बहुत विशाल बना लिया था उस समय। ठीक है, और जैसे जैसे इनका पावर, इनकी शक्ति बढ़ती चली गई, वैसे वैसे राजपूतों की शक्ति या उनका संगठन भी बढ़ता ही चला गया, जिससे अन्य विदेशी जो आक्रांता थे उन पर लगाम लग पाई। क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इनकी मृत्यु की, कि इनका देहांत या मृत्यु कब हुई। तो दुर्भाग्यवश जो इनकी मृत्यु का जो कारण था ना, वो बड़ा चौंकाने वाला कारण था। इनके ही पुत्र ने इनकी हत्या की थी। इनके ही पुत्र ने 1468 में जो है, इनके पुत्र, इनका नाम था उदय सिंह प्रथम, जिसे उदा कहा जाता है, उसने जो है उदय सिंह ने इनकी हत्या की 1468 में, जिसे मेवाड़ के इतिहास में एक कलंक माना जाता है। मेवाड़ के इतिहास में उदय सिंह प्रथम के द्वारा किया गया यह कृत्य आज भी कलंक के रूप में जाना जाता है। महाराणा कुंभा की वीरता, सांस्कृतिक योगदान और स्थापत्य कला के प्रति उनके समर्पण ने भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। उनकी उपलब्धियां आज भी प्रेरणा स्रोत और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। तो इतनी लंबी कहानी आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, मृत्यु जब बात करते हैं तो दुर्भाग्यवश 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदय सिंह ने की थी, जिसे मेवाड़ के इतिहास में उसे कलंक के नाम से आज भी माना जाता है, जाना जाता है। दैट्स ऑल। क्लियर है। तो ये 5 पॉइंट हमने महाराणा कुंभा पर चर्चा की, उनकी भूमिका पर चर्चा की है। इसके बाद में थोड़ी शॉर्ट कहानी के रूप में ही आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे राणा सांगा की, कि महाराणा सांगा की क्या भूमिका रही है भारतीय मध्यकाल के इतिहास में। तो दोस्तों आइए एक कहानी एज ए स्टोरी, इसको भी हम इस पर भी चर्चा करते हैं। महाराणा संग्राम सिंह इनका एक्चुअल नाम था। क्या नाम था? महाराणा सांगा का जो पूरा नाम था वो था महाराणा संग्राम सिंह। नाम मत भूलिएगा, नाम याद रखिएगा, महाराणा संग्राम सिंह। ठीक है, इन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता था। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेवाड़ के एक प्रमुख शासक ये हुआ करते थे। ठीक है, मेवाड़ के प्रमुख शासक हुआ करते थे। इनका जन्म जो है 12 अप्रैल 1484 में चित्तौड़ में हुआ था और वे अपने राणा रायमल के पुत्र थे। वे राणा रायमल के पुत्र थे। 1509 में अपने पिता की मृत्यु के बाद में वो मेवाड़ के शासक बने, संभाली और वहां की गद्दी संभाली और 1428 तक उन्होंने शासन किया। तो कुल मिलाकर के 1509 से 1528 तक इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के बाद में उनके पिता का सिंहासन जो है महाराणा सांगा को मिला। इसके अलावा महाराणा सांगा ने अपने शासनकाल में मेवाड़ राज्य का काफी विस्तार किया, उसे समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने राजपूताना के विभिन्न राजाओं को संगठित किया और विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक मजबूत मोर्चा तैयार किया। तो कुल मिलाकर के इन्होंने भी जो है अपने शासनकाल में राजपूताना शक्ति में विशेष वृद्धि की है। तो महाराणा सांगा ने एक कंप्लीट स्टोरी के रूप में सुनिए। महाराणा सांगा का पूरा नाम है महाराणा संग्राम सिंह। इनका जन्म जो है चित्तौड़ में हुआ था। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1484 को। इनके पिता का नाम था राणा रायमल और पिता की मृत्यु के बाद में 1509 में ये मेवाड़ के शासक बनते हैं, जो कि 1528 तक ये शासन करते हैं। इन्होंने मेवाड़ राज्य का काफी विस्तार किया और इस विस्तार के माध्यम से जो है उन्होंने राजपूताना शक्ति में अथक वृद्धि की है। इसके अलावा यदि बात करें इनके शासनकाल की, तो इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान राणा सांगा ने दिल्ली, गुजरात और मालवा के सुल्तानों के साथ में कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की रक्षा की।
अपने राज्य की रक्षा की। उन्होंने इडर राज्य के उत्तराधिकार, उस समय में इनका एक पड़ोसी राज्य था इडर, और उस राज्य में जो है अभी उत्तराधिकार की समस्या चल रही थी, उत्तराधिकार की कि कौन शासक बनेगा, मतलब कि जो राजघराना था उसी में विवाद चल रहे थे। तो उस विवाद में इन्होंने हस्तक्षेप करके, इस पर हस्तक्षेप करके गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के साथ में युद्ध किया। किसके साथ? उसका मेन मोहरा कौन था? मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह कौन थे? ये गुजरात के सुल्तान थे। इसके साथ में युद्ध किया, उस युद्ध को जीत करके इडर पर रायमल को यहां का शासक बना दिया। इसके अलावा उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को भी पराजित किया, क्योंकि महमूद खिलजी जो मालवा का सुल्तान था, महमूद खिलजी, उसे राणा कुंभा ने हराया था। ठीक है, और उसके बाद में मालवा का दूसरा एक सुल्तान हुआ महमूद खिलजी द्वितीय के नाम से, उसको किसने हराया? राणा सांगा ने हराया, और उसे 3 महीने तक अपने कैद में रखा। राणा सांगा की वीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में, सोचिएगा, लगभग 100 युद्ध लड़े। आप लोग 100 किताबें नहीं पढ़ सकते हो अपने जीवन काल में, है ना। उन्होंने 100 युद्ध, पूरी पूरी किताब पढ़ने का बोल रहा हूं मैं, सिलेबस को मत जोड़िए उसमें। 100, लगभग 100 युद्ध उन्होंने अपने जीवन में लड़े, और इन युद्धों में, है ना, मैक्सिमम युद्धों में वो विजय रहे हैं। इसके अलावा कई युद्धों में वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और एक बात और याद, सोचेंगे ना तो दंग रह जाओगे आप। कई युद्ध तो उन्होंने तब लड़े हैं जब वो अपना एक हाथ, एक आंख और एक पैर गवा चुके थे। जी हां, एक हाथ, एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिया था। उसके बाद भी उन्होंने कई युद्ध लड़े। उनका साहस और उनका नेतृत्व जो है ना, उस समय के विद्वानों में योग्यता में अद्वितीय रहा है। तो इस प्रकार से राणा सांगा और राणा कुंभा को भारतीय इतिहास में जो है अद्वितीय नेतृत्व के रूप में याद किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। इस सबके अलावा राणा सांगा की अगर सैन्य अभियान की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी सैन्य उपलब्धि थी वो थी खानवा का युद्ध। किसके साथ? मुगल बादशाह बाबर के साथ। खानवा का युद्ध आप पढ़ चुके हो ना, पढ़ चुका हूं आप लोगों को। खानवा का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। तो राणा सांगा की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि खानवा का युद्ध रहा है। हालांकि उसमें, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी, बाबर की जीत हुई थी, लेकिन उसमें जिस प्रकार की तैयारी उन्होंने की थी, जिस प्रकार का अपनी सेना का, एक विशाल सेना का नेतृत्व उन्होंने किया था, वो नेतृत्व जो है उनका तारीफ काबिल रहा है। उस समय अगर बाबर की सेना में तोप खाना नहीं होता, है ना, उस समय तोप खाने नहीं हुआ करते थे, तो बाबर की सेना में एक भयानक तोप खाना था, एक कुशल तोप खाना था। इसके अलावा बाबर को जो है ना, लगभग आधी दुनिया के युद्ध कौशल का नॉलेज था, जानकारी थी। जो युद्ध की पद्धतियां होती है, कैसे कैसे युद्ध लड़ना चाहिए, उन सब की जानकारी थी, क्योंकि बाबर ने जो है कई युद्ध लड़े थे, दुनिया के अलग अलग राजाओं से युद्ध लड़े थे। उसको अलग अलग तकनीक का पता था, युद्ध कैसे कैसे लड़ना चाहिए। तो यही जो है यहाँ पर राणा सांगा की हार का कारण बने थे, बाबर का तोपखाना और बाबर का रणनीतिक कौशल। ठीक है ना, इनकी पराजय का कारण बना था। किसकी पराजय का? राणा सांगा की पराजय का। आई होप कि इनका पूरा जो एक कहानी के रूप में छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है, समझ आया होगा आपको। इससे ज्यादा आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि एग्जाम में जो है ना, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और संभवतः ये दोनों पर एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इतना कॉन्टेंट पर्याप्त होगा, इससे ज्यादा जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। अंतिम रूप से बात करते हैं उनकी मृत्यु की। तो राणा सांगा की जो मृत्यु हुई है 1528 में, ठीक है ना। और जब बाबर के खिलाफ वो एक और युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा माना जाता है कि उनके अपने सरदारों ने उनको जहर दे दिया था, क्योंकि वे बाबर के साथ एक और युद्ध नहीं करना चाहते थे। सोचिए उनका साहस कितना, एक आंख, एक पैर और एक हाथ खो देने के बाद भी, एक आंख, एक हाथ और एक पैर के बल पे वो फिर से बाबर के साथ युद्ध करना चाहते थे। लेकिन जो उनके सरदार थे, वो सरदार नहीं चाहते थे कि बाबर से एक और युद्ध हो, इसलिए उनके ही सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया। ऐसा इतिहास हमको बताता है, इतिहास में ऐसा वर्णित किया गया है। एक्चुअल कहानी क्या है नहीं पता। ठीक है, इतिहास में भाई जो लिखा गया है वही हम पढ़ते हैं और वही हम सीखते हैं। ठीक है,
भारतीय इतिहास में राणा सांगा का योगदान उनके शौर्य, नेतृत्व और साहस के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने राजपूतों को संगठित किया और विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक मजबूत प्रतिरोध खड़ा किया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को गले के नीचे उतर चुका होगा या मस्तिष्क पर चढ़ चुका होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिफिकल्टी वाले टॉपिक को मैं थोड़ा और बेहतर करके लाता हूं ताकि डिफिकल्टीज दूर हो जाए, क्योंकि अभी सिंपल वे में कॉन्सेप्ट था तो मैंने यहाँ पर ज्यादा पीपीटी में ज्यादा मेहनत नहीं की है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। ठीक है, तो पीपीटी में एक्चुअली पीपीटी दैट मीन्स की जो कंटेंट है आपका, कंटेंट को अलग अलग जगह से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी मुझे। ठीक है ना, कुछ गूगल से लिया गया, कुछ आपकी किताबों से लिया गया, कॉलेज वाली किताबों से, तो उसी कंटेंट के माध्यम से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और सिंपल कंटेंट है। आप एक बार भी पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दिया गया है, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से जो है आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। दोबारा ये वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेक्चर नंबर 22 में नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले सम्राट अकबर पर। एक तरह से मान सकते हो कि जो एक्चुअल आपका मध्यकालीन इतिहास है वो अब स्टार्ट होगा, है ना। मतलब लेक्चर नंबर 22 से होगा। ये अभी तक की जो भी चर्चाएं हुई है ये मध्यकालीन पूर्व की स्थिति मान सकते हो आप लोग। हाँ, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, ये आएगा आपके उसी सब्जेक्ट में, मध्यकालीन इतिहास के सब्जेक्ट में ही आएंगे। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है 21 लेक्चरों में, वो सब इसी में आएगा। लेकिन एक्चुअल जो कंडीशन अब आने वाली ना, सम्राट अकबर से अब स्टार्ट होगी कहानी। क्लियर है? चलिए मिलेंगे अगले सेशन में सम्राट अकबर पर डिस्कशन करने के लिए। दोस्तों एक बात मैं जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कई सारे स्टूडेंट हैं जो जिनका सब्जेक्ट एक्चुअल में नहीं होता है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग ना कमेंट करें, मुझे कमेंट करके बताएंगे। जब तक आप मुझे कमेंट करके नहीं बताओगे ना, आपकी समस्याएं मुझे पता नहीं चलेगी। इसलिए कमेंट निरंतर करते रहें। जो भी आपके डाउट हो, जो समस्याएं हो, या कई अन्य सब्जेक्ट पर आप स्टडी चाहते हो, लेक्चर चाहते हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी एडवाइस मुझे देना चाहते हो तो एडवाइस भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप मुझे दे सकते हो। इसके अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट जो अभी तक नहीं यहाँ कवर नहीं किया गया है लेकिन आपके सिलेबस में इंक्लूड है, मैक्सिमम स्टूडेंट की अगर डिमांड रहती है तो मैं उस सब्जेक्ट को भी लेकर के आ सकता हूँ। तो बिल्कुल मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे। नए हैं चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे सभी लेक्चर के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स की लिंक मैं आपको बता ही चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।